नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं न्यू इंडिया के साथ। मैं हूं गोपाल झा। आज जिस शख्स से हम रूबरू हो रहे हैं वो राजेंद्र सिहाग हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपने सियासी करियर की शुरुआत की, फिर जिला परिषद में डायरेक्टर बने और अब हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक के चेयरमैन बने हैं। भूमि विकास बैंक की बात करें तो अपने आप में कोऑपरेटिव सिस्टम में एक बहुत अहम रोल होता है किसानों को लेकर। तो आज राजेंद्र सिहाग से हम चर्चा करेंगे कि आखिर आगामी रणनीति क्या है भूमि विकास बैंक को लेकर, और उसके साथ ही ये जो छात्र संघ राजनीति से जो भी सफरनामा है इनका, उसके बारे में भी एक बार हम चर्चा करना चाहेंगे। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बटने पोस्ट की सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। राजेंद्र जी, शुरुआत इसी सवाल के साथ करते हैं कि आपने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की। हम चाहेंगे बातचीत की शुरुआत में आप उस दौर का कुछ अनुभव है वो हमसे साझा करें। बिल्कुल साहब, हमने 2000 में एनएमपीजी कॉलेज में प्रवेश किया था और 2001 में छात्र संघ सचिव का चुनाव लड़े थे, उसमें हम जीत नहीं पाए थे। उसके बाद में 2002 में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और सब लोगों के सहयोग से, यानी कि मैं तो गांव से आया हुआ था। सही बात तो ये है कि हमारे पास तो फॉर्म भरने वाले 100 रुपए भी नहीं थे। सब जो हमारे साथी थे उन लोगों ने सहयोग किया और सबके बदौलत हम छात्र संघ का अध्यक्ष बने। आपका जो शुरुआत है वो एसएफआई से आपकी शुरुआत, तो एसएफआई से जुड़ने की आपकी प्रेरणा क्या थी? ऐसे साहब, वैसे तो क्या, जब हम आए थे तब कोई गांव की जन समस्या थी, उनके ऊपर हम बड़े गंभीर रहते थे कि जो भी जनता की समस्या है उसका निस्तारण होना चाहिए। जब हम एनएमपीजी कॉलेज हनुमानगढ़ में आए और यहाँ शोपत सिंह जी का नाम सुना और शोपत सिंह जी के साथ यहाँ पर पहली बार एसएफआई की जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर पहली मीटिंग हुई थी वो 14 नवंबर 2000 को। उसमें हनुमानगढ़ से, जयपुर से डॉक्टर संजय माधव आए हुए थे जो अपने हनुमानगढ़ के हैं, रघुवीर जी थे, जगपाल थोरी थे, बलवान पूनिया थे, मैं था, जगजीत सिंह जग्गी था, सुभाष सोनी था। ऐसे हम कुल मिला के 11 इकट्ठे हुए थे। और क्योंकि वो पहले मीटिंग थी, संजय माधव आए हुए थे, उन्होंने राजनीतिक बातें की, मेरा प्रत्येक बिंदु पे बोलना उनको ठीक लगा और उसी समय उन्होंने मुझे एसएफआई का वहाँ पे हनुमानगढ़ तहसील का तहसील महासचिव बनाया था। यानी कि वो इत्तेफाक होता है ना कई बार कि ठीक है, उन्होंने मीटिंग रखी, हमें जानकारी मिली, हम बलवान पुनिया के साथ वहाँ गए थे और वहाँ पहली बार एसएफआई के तहसील के महासचिव बने थे। और उसके बाद में क्या हुआ, पूरी जानकारी नहीं थी, उस समय अखबार के अंदर न्यूज आ गई। उस समय रघुवीर वर्मा थे, वो अखबार पूरा लेके हम जा रहे थे, लेके गए कि ये देखो अखबार में नाम आया है, फोटो आई है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। और वहां से क्या है कि धीरे धीरे शुरुआत एसएफआई से हो गया। चलिए, छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आने का जो सफर है अब तक का, आपका कैसा रहा? बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है और बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने एक माना है 2000 से लेकर अभी 2025 चल रहा है कि यदि आप ईमानदारी के साथ जो किसानों की बात है, राज किसी का रहे, चाहे आप ईमानदारी के साथ किसानों की, मजदूर की, छात्र की आवाज को बुलंद करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते जाओ। राजेंद्र जी, अभी आपने कहा था कि जैसे बलवान पुनिया का भी जिक्र किया आपने कि जिस तरह से आप एसएफआई से जुड़े थे और बाद में आपका माकपा से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से बिल्कुल मोहभंग हो जाता है, ये क्या कहानी थी? ऐसे सब उस दौरे में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लोगों के लिए संघर्ष का प्रतीक था। शोपत सिंह जी, हेतराम जी बेनीवाल, अमराराम जी या जो भी नेता थे वास्तव में बड़े संघर्षशील थे। उस समय यदि किसी के साथ अन्याय होता था तो लोगों को लगता था कि अपने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के पास चले, शोपत सिंह जी के पास चले, और उस वजह से लोग जुड़ते थे। लोगों को ये लगता था कि कम्युनिस्ट पार्टी से कोई ईमानदार हो नहीं सकता। परंतु अभी पिछले दौर से क्या है कि जब से बलवान पूनिया एमएलए बना, उन्होंने
कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों को छोड़ दिया। उन्होंने मतलब उनके पास न कोई सिद्धांत, न कोई नीति, न उनका मतलब उन्होंने क्या है कि सारे जो विचार थे, विचारों को, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो विचार थे उनको छोड़कर पूंजीवादी रास्ते पर आगे बढ़े हैं। और उसी का परिणाम है कि आज तक विधानसभा में सीपीएम का एक एमएलए रहा। जब से बलवान पूनिया बने, 2 एमएलए बने, उनकी नीति रीति के कारण आज पूरे राजस्थान के अंदर एक भी विधायक नहीं है, क्योंकि उनकी कार्य नीति थी। उस वजह से संघर्ष का रास्ता छोड़कर जो दूसरा रास्ता अपनाया, उस वजह से हम जो, हालांकि मैंने सीपीएम को छोड़ा नहीं था, मुझे सीपीएम से निष्कासित किया गया था। और निष्कासित का कारण यही था, जो उनकी नीतियां थी। जब भी कमेटी की, सीपीएम की तहसील कमेटी की बैठकें होती थी या अन्य जन संगठनों की बैठकें होती थी, तो हम मुखर विरोध करते थे कि आपका जो चलन है वो अच्छा नहीं है। आप अभी लोगों में जो आपका है वो पूंजीवादी तरीके से आप बहुत मतलब आपका जो स्टाइल है वो अच्छा हमें नहीं लगता है, लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। एक तरफ शौकत सिंह जी थे, मेरे पास गांव में गए हैं, एक राम जी थे, तो बस पर बैठकर जाते थे। और ये एक तरफ ये अभिनेता है कि यहाँ से क्या गुजरात जाना है, गाड़ी लेके जाएंगे। अन्य यानी कि इतनी दूर जाना है, बस में सफर अच्छा रहेगा, रेल में सफर अच्छा रहेगा, नहीं अच्छी से अच्छी गाड़ी लाएंगे। एक गाड़ी नहीं, 4-4, 5-5 गाड़ियों की सुविधा होगी होने लगी। हाँ, सुविधा होगा। आपने मेरी बात को सही पकड़ा। उस वजह से उन्होंने निकाल दिया। और निकालने के बाद में क्या है कि हमें तो जनता की आवाज को उठाना था। हमारे नेता अभिषेक जी मोटोरिया, अमर सिंह जी पूनिया थे। यही सवाल है कि लोग जानना चाहते हैं कि ये वाम दल है और आप सीधा दक्षिण पंथियों के साथ चले गए, यानी दोनों का जो मेल है, मुझे लगता है पूर्व और पश्चिम का जो रिश्ता है, उत्तर और दक्षिण का, वो था। तो ये वाम यानी उत्तर दक्षिण कैसे हो गए? हाँ बिल्कुल। क्या है कि सबसे पहले आदमी कोई किसी से जुड़ता है तो विचारों से जुड़ता है। कि आदमी, हम जब जुड़े थे, शौकत सिंह जी को देखकर एसएफआई में जुड़े थे, क्योंकि हम उस समय तक तो एसएफआई की विचारधारा को भी नहीं जानते थे। हमने ये देखा, शौकत सिंह जी से मिला कि इतने बड़े आदमी हैं, बड़े सामान्य तरीके से रहते हैं। और उसके बाद में क्या हुआ कि आप हमारे आए, हमारे वहाँ लोकल में अभिषेक जी मोटोरिया थे, क्योंकि जब मैं 2010 से 15 तक जिला परिषद सदस्य था, सीपीएम से था, और मैंने कोई एक घोषणा कर दी कि आपके गांव में कमरा बनवा देंगे। जिला परिषद दे नहीं पाए, गांव वाले पीछे पड़ गए, या तो आप कमरा दो, नहीं तो आप फादर के पास जाएंगे। मैंने सोचा बड़ी यार विडम्बना हो गई। उस समय मैंने अभिषेक जी मोटोरिया, बस ये मोटोरिया भवन के बाहर खड़े थे, मैंने उनको साइड में लेके कहा कि मेरे प्रॉब्लम होगी, क्या बताओ। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मैंने घोषणा कर दी, मैं दे नहीं पाऊंगा। जिला परिषद का ये क्या बात है, मैं भी दे देता हूँ। मेरे वहाँ पीएस आते हैं उनके, श्रवण जी शर्मा, उनको तुरंत कह दिया और आ गया। यानी कि उनका व्यवहार था, उनके व्यवहार देखकर हम जुड़ गए। उसके बाद में हम डॉक्टर राम प्रताप जी से मिले, उनके पुत्र अमित जी से मिले। यानी कि उनको पता था उस समय कि ये कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर है, परंतु जब हम उनसे मिले, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका, यानी कि उनमें, अभी आप बलवान पूनिया जी की बात आ रही थी, तो उस समय जब एमएलए थे तो आप उनसे मिल नहीं पाते थे। उनका बात करने का तरीका, यानी कि ऐसे लग रहा था कि बस आने वाले हम 100 साल तक हम ही राज करेंगे। दूसरी तरफ हम अभिषेक जी थे, अमर सिंह जी पूनिया थे, वो घड़े लगा के रखते थे। हम विरोधी थे, फिर भी उनका व्यवहार हमारे प्रति बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद में हम डॉक्टर साहब से मिले, राम प्रताप जी से, अमित जी से मिले, बलवीर जी बिश्नोई से मिले। जब भी उनसे मिले, मतलब उनका इतना मतलब अपनत्व देखकर मुझे लगा कि लोग कर रहे हैं, ये बुरे लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और अच्छे लोग हैं, पार्टियां क्या है, व्यक्तियों से पार्टी बनती है। बनाने वाला यदि अच्छा लोग होंगे तो अच्छी रहेगी, बुरे लोग होंगे तो बुरी रहेगी। चलिए राजेंद्र जी, आप ग्रामीण विकास और पंचायती राज में भी आपने अपना योगदान दिया है, तो उस पूरे सिस्टम की बात करें तो उसमें एक जनप्रतिनिधि की क्या भूमिका प्रभावी हो सकती है? बहुत प्रभावी है जी। कोई केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लागू करवाने वाला सबसे नीचे के नीचे पंक्ति वार्ड पंच होता है। यदि उसको पूरी जानकारी, पढ़ा लिखा हो, उसकी जानकारी हो, तो आम जन को उसका पूरा का पूरा फायदा वो
दिलवा सकता है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और जिस प्रकार मैं गांव में प्रयास करता हूं कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे पालनहार योजनाएं हैं, अन्य जो सरकार की योजनाएं हैं, क्योंकि लोगों को बैठे हैं उनको पता ही नहीं होता गांव में कृषि उपज मंडी में कृषकों के लिए क्या योजनाएं हैं। मेरे गांव में मैंने पालनहार योजना में एक को वंचित नहीं रखने दिया, और जो कृषि कार्य करते हुए किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बहुत सारी योजनाएं हम उसका फायदा दिलवाते हैं। यदि पंचायती राज के अंदर ग्राम का सरपंच और यदि वार्ड पंच ईमानदारी के साथ काम करे तो वास्तविकता में गांव के लोगों को बहुत सारा फायदा दिलवा सकते हैं। चलिए, अब बड़ी जिम्मेदारी एक और मिली है, आप भूमि विकास बैंक के चेयरमैन पद तक पहुंचे हैं, तो इस सफर को आप कैसे देखते हैं? बड़ा अच्छा सफर रहा है साहब। मैंने एक बात इस चुनाव से सीख ली कि यदि आप ईमानदारी के साथ काम करोगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों, क्योंकि मैं तो एक गांव से आया हूँ और वो भी बहुत दूर गांव है, एक छोटा सा कार्य करता हूँ। मैंने एक बात की है कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर ईमानदारी के साथ काम करोगे तो कार्यकर्ता की पहचान पार्टी करती है। और देखो, आज मालूम है गांव से मेरे तो वोट भी नौर से एक था, मेरा ही था, भादरा से भी एक था, उसके बाद में भी चेयरमैन बना दिया। उस चेयरमैन बनाने के पीछे एक ही बात है कि आप संगठन में और पार्टी में यदि ईमानदारी के साथ काम करोगे बिना किसी लोभ लालच के तो निश्चित तौर पर आपको पार्टी और संगठन सम्मान देगा, और उसी का कारण है कि मुझे ये सम्मान मिला है। चलिए, भूमि विकास बैंक के जो चेयरमैन के रूप में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? देखो, सबसे बड़ी बात है सरकार की जो योजनाएं आती है ऋण वितरण की, वो सबसे ज्यादा सहकारी भूमि विकास बैंक के माध्यम से आती है। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि हम इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, क्योंकि अभी इस योजना का प्रचार प्रसार लोगों को कम है। अभी हम चेयरमैन बने हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला है, तो हमारा मूल लक्ष्य ये रहेगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार करा के गाँव में जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसको हम सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिला सकें, और उसके साथ साथ कम से कम फॉर्मेलिटी में उसको ऋण उपलब्ध करा सकें, ताकि वो जो ये आजकल दलालों की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस दलालों की प्रवृत्ति बढ़ने का कारण क्या है कि इस प्रकार की प्रक्रिया कठिन हो जाती है कि व्यक्ति सोचता है यार कहाँ चक्कर मारेगा। हमारा मूल लक्ष्य यही है कि उन दलालों की जो प्रवृत्ति है उसको बंद करा के किसान को, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम घर जाके जो किसान को ऋण वितरण किया हम घर जाकर उसकी और जो ऋण वितरण का काम है वो घर घर जाकर हम करने का प्रयास करें। अभी तो चलिए आप अपने कार्यभार ग्रहण किया है, लेकिन सवाल एक बड़ा ये भी है कि वर्तमान में भूमि विकास बैंक की अगर बात करें तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है आपको? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ऋण जो वितरण हो गए, अभी क्या है कि सरकार और बैंकों में जो डिफॉल्टर हो जाते हैं उनको क्या है कि लाभ मिलता है, उस वजह से लोग उस ऋण को जमा नहीं कराते। हम प्रयास ये करेंगे, जो चुनौती मुख्य रूप से जो किसान ऋण लेने के बाद में कई किसान रिकवरी की प्रॉब्लम आती है, हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि रिकवरी करते हैं पैसा और बैंक का खर्च हो जाता है तो किसान के ऊपर ही भार पड़ता है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि मुख्य रूप से जो चुनौती है रिकवर की, हम किसानों को इस बात के लिए प्रशिक्षित करेंगे कि वो समय पे आके बिना किसी कहे 31 मार्च तक अपना जो ऋण की जो किस्त होती है वो जमा करें। तो देखिए, आप किसान नेता के रूप में भी आपकी छवि रही है, आप किसानों के लिए भी संघर्ष करते रहे हैं, लाहौर में, हनुमानगढ़ में, और किसान की जब बात करते हैं तो कर्ज माफी बड़ा मुद्दा होता है। वो सहारा किसान, जैसा भी आपने भी कहा कि किसान चाहता है कि चलो साहब किसी तरह से कर्ज माफी हो जाए, हर आप किसान कोशिश करता है कि अंतिम समय तक ही लोन चुकाने की स्थिति में हो, क्योंकि जैसे आपने अभी कहा कि जो डिफॉल्टर होते हैं सरकार भी कहती चलो लास्ट में इसको माफ कर दो, तो जो ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदार किसान है, वो भी एक बार ठिठक जाता है बैंक में रिकवरी के लिए। तो आपकी क्या राय है, कर्ज माफी किसान के लिए कितना जरूरी है? बिल्कुल जी, मेरी तो ये राय है कि यदि मान लो मैंने 5 लाख का लोन लिया और मेरी 10 किस्तें, तो गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि जो 8 किस्तें जमा करा देगा उसकी अंतिम 2 किस्तें प्रोत्साहन के रूप में, हाँ प्रोत्साहन के रूप में,
तो फिर क्या है कि व्यक्ति निश्चित तौर पर वो ऋण समय पे जमा कराएगा और किसानों को फायदा मिलेगा। दो की बजाय चार, क्योंकि किसान का ऋण समय समय पे माफ होना चाहिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका माफ हो सकता है, तो किसान का क्यों नहीं। तो क्या भूमि विकास बैंक के चेयरमैन से हम उम्मीद करें कि इस तरह की पहल सरकार बिल्कुल, हमने तो देखो आएंगे। जब हम इसके डायरेक्टर पहले उप डायरेक्टर थे तभी हमने यहाँ से पत्र भेजा, हम सहकारिता मंत्री से मिलके आए कि ऐसी कोई न कोई व्यवस्था करो। और अभी पीछे जो ये बजट सत्र था इसमें सरकार ने इस बैंक को बड़ा बजट दिया है और जो डिफॉल्टर किसान थे उनका पूरा का पूरा ब्याज, यानी कि अभी उनको मूल राशि जमा करानी है, वो भी आप 25% एक बार जमा करा दोगे तो आप उस रूटीन के अंदर आ जाओ। अभी आपके बैंक की वित्तीय स्थिति कैसी है? वित्तीय स्थिति अच्छी है, वित्तीय स्थिति बहुत बढ़िया है, वित्तीय स्थिति में कोई ऐसी बात नहीं है, खूब बढ़िया है। अभी जो ये डिफॉल्टर जो किसान थे, राज्य सरकार ने, हमने प्रयास किया लगातार, पूरा जो हमारा मंडल था ये प्रयास में लगा हुआ था, और उसी का परिणाम है कि राज्य सरकार ने ये घोषणा कर दी, उसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। तो उसका अभी 25% ये किसान और जमा करा देंगे तो और अच्छी स्थिति हो जाएगी। जिले राजस्थान के अंदर 2 नंबर पर इस बैंक की स्थिति बहुत बढ़िया है। चलिए राजेंद्र जी, अब ये बता दीजिए कि भूमि विकास बैंक को आप आत्मनिर्भर और लाभकारी संस्था कैसे बनाएंगे? इसमें लाभकारी संस्था बनाने के लिए है कि हम ऋण ज्यादा से ज्यादा वितरण करें। और ऋण है इसमें क्या है कि 2 तरीके से होता है, एक तो जो राज्य सरकार की आ गई, एक जो अपनी बचत है वो बचत का भी हम ऋण दे, वो और बांटे, उसका जो लाभांश होता है वो बैंक के पास लाभांश आता है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि बैंक के अंदर पैसा न रखकर हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को वितरित करें और समय पर उसकी रिकवरी कराएं। समय पर रिकवरी होगी तो ब्याज की राशि है वो बैंक को ही मिलेगी। जब भूमि विकास बैंक की बात आती है तो बहुत सारे लोगों में उलझन है, मैं चाहूंगा उस उलझन को सुलझा दें कि जो आम ग्राहक है, उपभोक्ता है, जो बाकी बैंकों में ग्राहक के तौर पे अपने पैसा रखता है या लोन लेता है, तो इस भूमि विकास बैंक से किस तरह के लोग लोन ले सकते हैं? हाँ, ये आपको बहुत ही बढ़िया और शानदार है जी। इसके अंदर 2 तरीके के ऋण होते हैं, एक कृषि के होते हैं, एक अकृषि के होते हैं। कृषि के अंदर भूमि सुधार का है, तारबंदी का है, बहुत सारे, जिसके पास जमीन है वो ही किसान ही ले सकता है। वो ले सकता है। दूसरा एक कृषि का है, कृषि के अंदर है जिस प्रकार आप मकान बनाने के लिए लोन ले सकते हो। और भी है नहीं, जैसे हमारे जैसे लोग जिसकी कोई कृषि भूमि नहीं है तो उसके अंदर आप गाड़ी के ले सकते हो, मिनी ट्रक के ले सकते हो, बड़े ट्रक के ले सकते हो, कुटीर उद्योग के ले सकते हो, उच्च शिक्षा ऋण ले सकते हो, शिक्षण संस्थाओं के लिए ऋण ले सकते हो, यानी कोई भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा के लिए लोन मिल सकता है, गाड़ी घोड़ों के लिए मिल सकता है। क्योंकि आज मान लो आपका बच्चा एजुकेशन कर रहा है, आपके पास पैसे का अभाव है, वहां से आप ऋण ले सकते हो। अगर मैं किसान नहीं हूँ तो बिल्कुल मिल सकता है, लोन मिल जाएगा। होम लोन भी मिल सकता है। हाँ, होम लोन मिल जाएगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो नहीं जानते हैं, उनके दिमाग में यही है, उनके मन में यही रहता है कि जो किसान है सिर्फ इसी के लिए भूमि विकास बैंक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप बाकी बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में जाकर आप बात करते हैं कि साहब हमें लोन दे दो, लेकिन यहाँ पर भी आपको बहुत कम ब्याज दर में आपको लोन मिलता है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। अब हम दोबारा आपके व्यक्तिगत जीवन पर आते हैं राजेंद्र जी। एक सवाल ये रहेगा कि आपके जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा कौन रहा है, प्रेरणा स्रोत? मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत शहीद आजम भगत सिंह रहे थे। मैंने उनको पढ़ा है, शहीदों को पढ़ा है, तो मैंने उससे संघर्ष के रास्ते को अपनाना सीखा है। वो मेरे शहीद आजम भगत सिंह मेरे आदर्श है। क्या बात है, वहां पर कोई समझौता नहीं, वो तो समझौता कैसे होगा। उसके बाद में मैंने देखा कि शोपत सिंह जी थे, शोपत सिंह जी मेरे आदर्श रहे थे और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। अब मैंने अभिषेक जी मोटोरिया की सादगी से, उनके जीवन से, उनके व्यवहार से, इतने बड़े परिवार में जन्म लेने के बाद में आप देखोगे लोग तो पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, पर गाड़ी में बैठने के बाद वो एसी भी नहीं चलाते हैं, साधारण चप्पलों में रहते। उनका आप खान पान देखोगे तो मैंने क्या है कि मैंने अमर सिंह जी पूनिया के साथ रहा था, तो वो क्या है कि 78 वर्ष की उम्र के व्यक्ति सुबह खाना खाने के बाद में घर पे उनका एक ही काम था कि अब दलियों का ग्रहण, दलियों खिचड़ी सुबह खानो, दलियों खिचड़ी शाम ने खानो, सुबह से शाम तक कोई कुछ नहीं खाना, यानी कि किसी घर जाते हैं चाय नहीं पीते हैं। ये
उसके बाद में मैंने डॉक्टर राम प्रताप जी को देखा कि वास्तव में मंत्री रह गए, कई बार एमएलए रह गए, परंतु आप उनका व्यवहार देखिए, उनका रहन सहन देखिए, तो मैं क्या है उससे बड़ा प्रभावित हुआ कि वास्तविकता में ये अपने आदर्श नेता। यदि क्योंकि आजकल के नेता क्या है कि आजकल के नेता दिखाओ ज्यादा पसंद करते हैं, गांव कुछ नहीं करते, कहते हैं कि आप गांव के 100 कोई समस्या है तो 100 लोगों को लेके आओ, फिर वो आते हैं, फिर 4 दिन सोशल मीडिया में करवाते हैं, फिर उस समस्या का निस्तारण की घोषणा करते हैं, फिर डीजे लेके गांव में जाते हैं, बड़ा स्वागत कराते हैं, बड़ी मालाएं डलवाते हैं। उसके बाद में वो समस्या, मान लो कोई सड़क की घोषणा है, वो सड़क का जब पत्र रखते हैं, फिर वो दोबारा रैली करते हैं, फिर वो निर्माण कार्य हो जाता है, फिर दोबारा रैली, यानी कि वो दिखाओ में ज्यादा विश्वास रखते हैं। परंतु मैंने डॉक्टर राम प्रताप को देखा, मैंने अभिषेक जी मोटोरिया को देखा, मैंने संजीव बेनीवाल को देखा, मैंने धर्मेंद्र जी मोची को देखा, मैंने उनको देखा कि वो दिखाओ में कोई पसंद नहीं करते हैं। मैंने एक बुरी बात हुई थी, डॉक्टर साहब जब मंत्री थे तो कोई एक समस्या के लिए हमने कहा कि ये हमारी समस्या है, तो डॉक्टर साहब गए वहां पर, देखे कहा ये समस्या तो है, क्योंकि वो कोई पानी था, लिफ्ट के द्वारा चकना था, तो काफी लोग थे, ज्यादा तो नहीं थे, 20-30 लोग थे। उन्होंने देख के कहा, ये उन्होंने तुरंत अधिकारी को कह दिया कि आप वहां से उनसे मिल लेना, मैंने उसको कह दिया। तो हम जब गांव में गए, लोग कहे ये समस्या घुल थोड़ी है, मत कहीं को नहीं, पर कुलदीप था वो अधिकारी, उन्होंने तुरंत उसकी जो फॉर्मेलिटी थी उसको पूरा किया और समस्या का समाधान हो गया। कभी ये नहीं कहा कि आप गांव के लोगों को लेके आओ, कभी ये नहीं कहा कि आप डीजे को लेके आओ। एक सवाल यह है कि जैसे राजनीति में आप हैं तो देखिए पक्ष और विपक्ष, और फिर आपका तो कंट्रोवर्सी रहा है, पॉलिटिकल करियर की बात करें कि वे वाम से आप दक्षिण हो गए, निश्चित रूप से आलोचना हुई होगी, असहमति होती होगी कार्यकर्ताओं में भी, समर्थकों में भी। तो ऐसी स्थिति में आप खुद को और अपने कार्यकर्ताओं को कैसे संतुष्ट करते हैं? देखो जी, ये आपकी बात सही है कि आप एक साइड से दूसरी साइड में निकलते हो, निश्चित तौर पर परेशानी आती है। जब हम वामपंथ में थे, हमारा बड़ा ग्रुप था, हम ग्रुप से निकल के कॉलेज का उसी समय यानी कि चुनाव था, हम सत्ता संघ का चुनाव लड़े थे, मार्जिन वोटों से हार गए थे एनडीबी गवर्नमेंट कॉलेज में। एक बार क्या थोड़े वोटों से हार जाते हैं तो कार्यकर्ता भी निरुत्साहित होते हैं, परंतु हमने कहा कि हम लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में अभिषेक जी मोटोरिया के, डॉक्टर राम प्रताप के बाद माध्यम से इधर आए, तो निश्चित तौर पर जो कुछ लोग बैठे हुए थे वो ये कहते थे कि ये तो कल तक तो कम्युनिस्ट था, हो सकता है यहाँ के एडजस्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। परंतु हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि हम जहाँ रहेंगे ईमानदारी के साथ काम करेंगे, ईमानदारी के साथ रहेंगे, और उन नेताओं ने अपने को अपनाया। थोड़ी बहुत तो असुविधा होती है, परंतु धीरे धीरे हम उस एडजस्टमेंट कुछ हमने कर लिया, हाँ कुछ हमने कर लिया, कुछ उसने कर लिया। वो एक मुख्य बात कहने की आदत है, कईयों को बुरी भी लगती है, कोई हमें जो बात पसंद नहीं आती है या जो किसी किसान मजदूर के हित में नहीं होती है तो हम तुरंत फटाक देने उस समय कह देते हैं कि ये बात सही नहीं है। और आज भी हम किसानों के लिए, अभी मैं भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी का रोज होने के बाद में भी यदि किसानों के ऊपर कोई मार आती है तो हम किसानों को लेके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो लोग कह देते हैं कि यार नहीं, क्या नहीं, हमारे लिए किसान प्रमुख है, ठीक है, किसान है तो हम, किसान नहीं होगा तो फिर हम। अब लास्ट में एक सवाल कि आप राजनीतिक जो आपकी शुरुआत हुई है, जो हमने शुरू में कहा था छात्र नेता के तौर पर, अब आप किसान नेता भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि भूमि विकास बैंक के चेयरमैन बन गए। आगे का क्या सफर है? देखो, अभी आगे जो पार्टी और संगठन जो हमें आदेश देगा हम उस आदेश की पालना करेंगे। मुख्य रूप से अपना यही है कि अपने कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे, और अभी हमें जो जिम्मेवारी मिली उस जिम्मेवारी का कर्तव्यपूर्ण निर्वहन करेंगे। मैं एक बात कहता हूँ कि सम्मान बढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, सम्मान को बनाए रखना इम्पोर्टेंट है। लोगों ने जो हमें पगड़ी पहनाई है, पगड़ी पहना के सम्मान किया, हम उस पगड़ी को कभी गिरने नहीं देंगे। उस और एक और है, इस बैंक के चेयरमैन बने, ये मेरी इज्जत, इस बैंक की इज्जत है, इसके कभी ठेस नहीं लगने देंगे। किसी को कभी ये एहसास नहीं होगा कि हमने गलत व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया। हम पूरे सम्मान के साथ, जो आज लोगों ने सम्मान दिया, जो आज सम्मान है, हम उस सम्मान को बरकरार रखेंगे।
चलिए, मैं राजेंद्र जी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।